दोस्तों, पेश है अभिमानी नृत्य की। पुष्कर नगर के विजयवर्धन एक प्रकार पराक्रमी राजा था। उसकी एक अत्यंत सुंदर लड़की थी, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी एक कुशल नर्तकी थी। उसने वार्तक मुनि से नृत्य की शिक्षा ली थी। जब चंद्रमुखी नृत्य कला में प्रांगण हो गई तो भारत मुनि ने उसे नृत्य प्रेरणा की उपाधि से सम्मानित किया। चंद्रमुखी, अब तुम शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम्हें नृत्य की प्रेरणा से उपलब्धि से सम्मानित करता हूँ। और चंद्रमुखी अपने राज्य में वार्षिक वार्षिकोत्सव में नृत्य किया। अति सुंदर, सर्वश्रेष्ठ। उस नृत्य देखकर लौटते सभी दर्शकों के होठों पर चंद्रमुखी का नाम था। चंद्रमुखी अप्सराओं की तरह नृत्य करती है। चंद्रमुखी की नृत्य में आकर्षण है। चंद्रमुखी अपने नृत्य से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। कुछ दिनों बाद चंद्रमुखी की नृत्य की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और अनेक देशों के राजा राजकुमारों के लिए विवाह का संदेश भेजने लगे। महाराज विजयवर्धन जय हो। कौशल के राजा रत्नांबर ने अपने आप को एक संदेश भेजा है। महामंत्री, राजा रत्नांबर का संदेश पढ़कर सुना जाए। और महामंत्री ने उस संदेश को पढ़कर सुनाया। राजा विजयवर्धन को हम कौशल नरेश रत्नांबर का नमस्कार। हम अपने पुत्र शक्ति प्रभात का विवाह आपकी पुत्री चंद्रमुखी से करना चाहते हैं। कृपया अपनी स्वीकृति देकर हमें कृतज्ञ करें। और संदेशवाहक अपने राजा का से कहना, अभी हमने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जब कोई निर्णय लेंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। और संदेशवाहक लौट गया। उसी दिन जब राजा विजयवर्धन शयन कक्ष में पहुंचे, रतन प्रभा, चंद्रमुखी का विवाह के लिए प्रतिदिन राजाओं के संदेश हम प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई निर्णय नहीं कर पा रहे। महाराज, जल्दी ही कुछ निर्णय तो करना पड़ेगा। चंद्रमुखी अब बड़ी हो गई है। अभी राजा विजयवर्धन कुछ कहते चंद्रमुखी ने प्रवेश किया। माँ कहाँ बड़ी हो गई हैं, देखो ना कितनी छोटी हूँ। आओ बेटी, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। कौशलपुर के राजा ने अपने पुत्र के विवाह के लिए संदेश भेजा है। पिताजी इतनी बार कह चुके हैं मुझे विवाह नहीं करना, मैं अभी नृत्य कला में अधिक प्रवीण होना चाहती हूँ। बेटी, यह बचपना छोड़ो और चित्र को देखो। क्या तुम यह राजकुमार पसंद है? बहुत सुंदर और पराक्रमी है। लेकिन माँ, मुझे पसंद नहीं है, मेरी यह स्वीकृति भेज दे। अभी माँ रत्नांबर कुछ कहती, वह तुरंत ही लौट गई। ओह, चली गई। मैं पहले ही कहती थी इसे नृत्य कला में दक्ष मत कर बनाओ। पता नहीं यह कब विवाह के लिए स्वीकृति देगी। और एक दिन चंद्रमुखी अपने कुछ सहेलियों के साथ शिकार पर निकली। राजकुमारी जी, आपको शिकार के लिए इतनी बाणों की क्या जरूरत है? आप अपने नृत्य बाणों से उसका शिकार कर सकती हैं। तुम ठीक कहती हो मालती, लेकिन यह जंगली जानवर नैन की भाषा कहाँ समझते हैं। अभी वह नगर के कुछ दूर पहुंची थी। महावत, प्रवीण मित्र, पुष्पमित्र, हमें जल्दी से जंगल में पहुंचना है। क्या तुम गजराज को तेज नहीं दौड़ा सकते? गजराज तो बहुत तेज दौड़ रहा है सकता है, किंतु आपको कोई कष्ट न पहुंचे, इसलिए मैंने गजराज को नहीं दौड़ाया। ओह, फिर पर पुष्पमित्र, इसे गजराज को तेजी से दौड़ाओ। और जंगल में पहुंचकर चंद्रमुखी ने पुष्पमित्र सीखा। पुष्पमित्र, गजराज को नीचे बैठाओ, हम घोड़े पर बैठकर शिकार करेंगे। और पुष्पमित्र ने गजराज को नीचे बिठा दिया और चंद्रमुखी ने नीचे उतरी। कुछ देर में चंद्रमुखी घोड़े पर सवार हो गई। आज हम किसी खुंखार जानवर का शिकार करेंगे। और चंद्रमुखी ने तेजी से घोड़ा दौड़ा दिया और काफ़ी
दूर जंगल में जाने पर चंद्रमुखी ने एक बाघ दिखाई दिया। उस बाघ का पीछा शुरू किया। आज मेरे बाण से बचकर कहाँ जाएगा। और तभी एक बाघ बाण लगने से तेजी से उछला। फिर वह मुड़कर चंद्रमुखी की तरफ छलांग लगाई। ओह! और तभी बाघ अभी चंद्रमुखी को घायल कर पाता, पुष्पमित्र ने गजराज को दौड़ाया और उसके पास पहुंचाया। बचाओ! और पलक झपकते ही गजराज बाघ को सूंड में लपेट लिया और अगले ही पल गजराज को अपने पांव से कुचल दिया। पुष्पमित्र गजराज से उतरकर चंद्रमुखी के पास पहुंचा। पुष्पमित्र, तुमने आज बाघ से मारकर हमें बचा लिया। बदले में हमें कुछ भी मांग सकते हो। आज तुम्हें अपने मन की बात कह देनी चाहिए राजकुमारी जी, लेकिन जो मांगना चाहता हूँ वह आप मुझे दे नहीं सकती। चंद्रमुखी ने उसे घूर कर देखा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें नहीं दे सकती। जल्दी बोलो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। राजकुमारी जी, आपसे प्यार करता हूँ और आपसे ब्याह करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर चंद्रमुखी क्रोधित उठी। पुष्पमित्र, तुम यह क्या बात कर रहे हो। अपनी ओर देख लेना चाहिए। यह मत बोलो कि तुम एक साधारण महावत हो। हम चाहें तो तुम्हें अपने राज्य में निकाल सकते हैं, चाहें तो हाथी के पांव से कुचलवा कर तुम्हें इस बदतमीजी की सज़ा दे सकते हैं। राजकुमारी जी, आप चाहें तो जो सज़ा दे दें, पर मैं जो चाहता था वह आपको कह दिया। अब आपको प्यार करता हूँ। चुप रहो। तुम तो हमें विवश होकर तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। और फिर वह वापस लौट गए। चंद्रमुखी नृत्य और लोकप्रियता में बहुत अधिक अभिमानित बना दिया था। एक दिन चंद्रमुखी अपने कुछ सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकली। आज हम मृग पर्वत पर मनोरंजन जलप्रपात करने जाएंगे। और चंद्रमुखी के समीप पहुंचकर चंद्रमुखी ने एक सखी ने गुफा के बाहर तपस्या कर रहे एक महर्षि को देखा। राजकुमारी दीदी, वहाँ देखो, महर्षि तपस्या कर रहे हैं। तभी कुछ सोचकर चंद्रमुखी ने कहा, आज मैं अपने नृत्य का कमाल दिखाऊंगी। इस महर्षि की तपस्या को भंग करूंगी। नहीं नहीं राजकुमारी, यूं ही किसी महर्षि की तपस्या भंग करना ठीक नहीं है। महर्षि क्रोधित हो सकते हैं। मैं किसी क्रोध की चिंता नहीं करती। और तुम मेरे नृत्य की इतना आकर्षण है कि वह मूत्रमुग्ध होकर देखने रह जाएगा। महर्षि ने कुछ दूर रथ रुकवा दिया। जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं इसके लिए कभी नहीं कहूँगी। ओह, तुम तो निरर्थक भयभीत हो रही हो। तुम्हें मेरे नृत्य के सम्मोहन को देखना कहाँ है। और महर्षि के समीप पहुंचकर चंद्रमुखी ने नृत्य आरंभ कर दिया। कहुरे बोल ककैया ओम नमः शिवाय, बोल ककैया ओम नमः शिवाय। और तभी क्रोधित हो महर्षि ने आंखें खोली। बंद करो यह नृत्य। तुमने नृत्य करके हमारी तपस्या को भंग कर दिया है। तुम्हें इस कुरेसना का फल अवश्य भोगना होगा। आपकी तपस्या तो बहुत कमज़ोर निकली। मेरे साधारण नृत्य से भंग हो गई। ओह, तुम्हें अपनी नृत्य कला पर इतनी ही अभिमानित है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम नृत्य कला के होते हुए भी तेरा पति तुझे भूल जाएगा। मैं अपने नृत्य को आकर्षण से उसे अपने वश में करके रखूँगी। मेरा श्राप है कि वह अंधा हो जाएगा। जब वह कुछ देख ही नहीं पाएगा तो वह तुमसे कैसे आकर्षण करेगी। महर्षि ने क्रोध से ज़्यादा देख सहेलियों ने कहा, महर्षि को क्षमा मांग लीजिए, वह अपना श्राप वापस ले लेंगे। नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। मैं देखती हूँ उसका श्राप कैसे फलीभूत होता है। नृत्यों का सम्मोहन शक्ति है और मैं किसी भी नृत्यों के मंत्र से मुक्त कर सकती हूँ। और जबकि महर्षि की आंखों से उजल हो गया तो चंद्रमुखी धीरे से कहा, ओह, बहुत देर हो गई है, अब थक गई हैं, अब लौटना चाहिए। और फिर रथ को सवार होकर नगर में प्रस्थान किया। कुछ दिनों में ऐसे ही बीते। राजाओं का संदेश आते रहे। फिर चंद्रमुखी ने आखिरकार करती उन्हें अस्वीकार करती रही। एक दिन, स्वामी, हमें चंद्रमुखी का विवाह सिर दी कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई राजा
विरुद्ध होकर हम पर आक्रमण करते, लेकिन किस किससे उसका विवाह करते, वह किसी को पसंद नहीं करती। फिर किसी एक से विवाह कर देने से दूसरा राजा क्रोधित हो उठेगा और फिर कुछ देर सोचकर, इस समस्या का एक ही हल है, क्यों न हम किसी स्वयंवर का आयोजित करें और राजकुमारी को शक्तिशाली होगा उसी से विवाह कर देंगे। ठीक है, स्वयंवर में राजकुमार का चुनाव कैसे होगा? हम सभी को राजकुमारों को सामने गजराज से लड़ने की शर्त रखेंगे। जो राजा गजराज को परास्त करेगा वही चंद्रमुखी से विवाह करेगा, यही ठीक रहेगा। बस स्वयंवर की घोषणा कीजिए। और फिर विजय रथ ने सिर दिए दूर दूर राजाओं में स्वयंवर की घोषणा कर दी। सुनो सुनो सुनो, कोई राजकुमार युद्ध में गजराज को पराजित कर देगा, उसे राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह किया जाएगा। घोषणा के स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजकुमार आने लगे। मैं तो गजराज को बाएं हाथ से पराजित कर दूंगा, गजराज तो मारकर चंद्रमुखी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा, और इनमें कोई राजकुमार मुझसे शक्तिशाली नहीं हो सकता। और राजा विजयवर्धन के सभी राजकुमारों का स्वागत किया, उन्हें सम्मान पूर्वक अतिथि के रूप में ठहराया। प्रणाम, आपका स्वागत है। और निश्चित समय पर स्वयंवर प्रारंभ किया गया। देश के राजकुमारों ने स्वयंवर में प्रारंभ हो रहा था। सब ने पहले पाटलिपुत्र के राजकुमार ने अम्बुज ने गजराज को पराजित करेंगे, और विभिन्न राजाओं ने राजकुमार को गजराज के लिए मैदान में उतरे, लेकिन पराजित होकर लौट रहे थे। चिंगाड़, ओ नहीं, बचाओ। और कई दिन बीत गए, लेकिन कोई भी राजकुमार गजराज को पराजित नहीं कर पाया। ओह, यह भी हार गया। अब गजराज को कौन पराजित करेगा? मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? और बहुत से राजकुमार गजराज को परास्त होकर रह गए। और एक दिन एक घुड़सवार युवक मैदान में आया, उसने चेहरे पर को कपड़े से ढका हुआ था। अरे, यह कौन है? और तेजी से घोड़ा दौड़ाता है नवयुवक गजराज के सामने पहुंचा। उसे देखकर गजराज जोर से चिंगाड़ा, और विद्युत की गति से नवयुवक ने गजराज पर प्रहार किया, लेकिन गजराज उससे प्रहार से बचता पीछे हटता रहा। ओह, यह नवयुवक गजराज को अवश्य ही परास्त कर देगा, लेकिन यह गजराज पीछे क्यों हट रहा है? शायद यह नवयुवक विजयी होगा। लेकिन अभी वह गजराज पर कोई घातक प्रहार करता, गजराज ने सूंड पर उठा लिया, और लेकिन उसे दूर फेंकने की बजाय गजराज ने उसे अपनी पीठ पर बैठा दिया। सब लोग आश्चर्य से गजराज को देख रहे थे। तभी रात्रि हो जाने के कारण महामंत्री ने प्रतियोगिता को बंद करने की घोषणा की। इस युग से युद्ध आज नहीं हो सका, शेष युद्ध कल होगा। उसी समय चंद्रमुखी देर तक नींद नहीं आई। उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न बार बार उमड़ा। यह बात समझ में नहीं आती कि गजराज उस नवयुवक के प्रहारों से पीछे क्यों हटता रहा। गजराज ने सूंड में उठा लेने के बाद वह पांव के नीचे क्यों नहीं कुचला, उसकी पीठ पर क्यों बैठा लिया। अगली पल वह बुरी तरह चौंकी। इसका मतलब अपने चेहरे को कपड़े से छपा हुआ है, कुछ मित्र है। और फिर वह झटके से उठकर चंद्रमुखी शयनकक्ष से बाहर निकली। तो इस तरह वह मुझसे विवाह करना चाहता है। नहीं, यह स्वयंवर मैं भाग नहीं लेने दूंगी, मैं उसे बंदी गृह में डलवा दूंगी। और कुछ देर बाद चंद्रमुखी एक छोटे से दरवाजे पर पहुंची। खटखट कर दरवाज़ा खोलो, और उधर कमरे में दरवाज़ा खोलो। अरे, यह राजकुमारी की आवाज़ है। कठिन, लेकिन राजकुमारी यहाँ क्या करने आई है? जल्दी ही उठकर पुष्पमित्र ने दरवाज़ा खोला। आप राजकुमारी जी, इतनी रात गई, आपने बुला लिया होता। चंद्रमुखी ने घर में प्रवेश किया। मैं जानती हूँ पुष्पमित्र, आज तुमने अपने चेहरे पर छिपाकर गजराज से युद्ध किया, और यह भी जानती हूँ कि तुम गजराज को परास्त कर सकते हो, लेकिन आज तुम ऐसा नहीं कर सकते। पुष्पमित्र, कल तुम गजराज से युद्ध नहीं करोगे। मैं तुमसे घृणा करती हूँ। तुम कल सूर्य की पहली किरण फूटने के साथ ही हमारे राज्य से चले जाओगे। अगर
तुम नहीं अगर तुम नहीं गए तो जीवित नहीं रहने दूंगी, और ऐसा दंड दूंगी कि तुम आजीवन भूल नहीं पाओगे। इतना कहकर चंद्रमुखी घर से निकल गई और महल की तरफ चली गई। कुछ मित्र खड़ा सोचता रहा। राजकुमारी, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अगले दिन राजकुमारी ने नवयुवक को फिर आकर गजराज से लड़ने की घोषणा की। कल जो युवक गजराज कल नवयुवक रात्रि हो जाने के कारण गजराज को परास्त नहीं कर पाया, आज आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। लेकिन वह नहीं आया। वह तो सुबह होने से पहले ही राज्य छोड़कर चला गया था। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद महामंत्री ने फिर कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि वह नवयुवक गजराज से शक्ति से भयभीत होकर चला गया है, इसलिए दूसरे प्रतियोगिता का अवसर दिया जा रहा है। अगला प्रतियोगी मैदान में आए और चंद्रमुखी के अलावा कोई नहीं जानता था कि वह नवयुवक क्यों नहीं आया। चंद्रमुखी मन में बहुत खुश हो रही थी। लगता है वह राज्य छोड़कर कहीं चला गया है। चलो, अच्छा हुआ। और कुछ देर बाद मैदान में कोई नहीं आया। दर्शकों की निगाह मैदान में द्वार पर टिकी रही। राजा रानी चंद्रमुखी की गहरी चिंता में डूबे रहे। ओह, शायद अब राजकुमारी गजराज से लड़ने कोई नहीं आएगा। फिर मेरी बेटी का विवाह किससे होगा? क्या कोई गजराज को नहीं हरा सकता? क्या एक भी राजकुमार नहीं बचा जो गजराज को हरा सके? तब मैदान में कोई नहीं आया तो राजा जयवर्धन धीरे से कहा, संभवतः अब कोई नहीं आएगा। शायद किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह आकर गजराज को परास्त कर सके। वीरों से यह पृथ्वी खाली हो गई है। कहीं से एक आवाज गूंजी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तभी एक महावत गजराज को लेकर चल ही रहा था कि एक विद्युत गति से आकर एक भाला गजराज के सामने जमीन पर गड़ा और विद्युत गति से घोड़ा दौड़ता हुआ एक राजकुमार मैदान में प्रविष्ट हुआ। तभी घोड़ा दौड़ते हुए राजकुमार ने अपना भाले को फिर हाथ में लिया और फिर घोड़े पर दौड़ाता हुआ राजा के विजयवर्धन के सामने आया। और राजकुमार शक्ति प्रताप अगले क्षण शक्ति प्रताप ने पलटकर घोड़ा दौड़ाता गजराज के सामने पहुंचा ही, और इससे पहले गजराज उसे अपने भारी भरकम पैरों तले कुचल देता, पलक झपकते ही शक्ति प्रताप ने अपने पांव से निकल गया। और कुछ क्षणों में शक्ति प्रताप ने पलटकर तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए गजराज के पीछे वार किया और भाले की चोट से तिलमिलाकर गजराज तेजी से शक्तिवर्धन के पीछे दौड़ा। अभी शक्ति प्रताप ने तेजी से घोड़ा मोड़कर गजराज की सूंड पर प्रहार किया, लेकिन गजराज ने अपना सूंड बचा लिया। शक्ति प्रताप को सूंड में उठा लिया और अगले क्षण गजराज ने उसे आकाश में उछाल दिया। भाले के सहारे शक्ति प्रताप अपने जमीन से गिरने से बचा लिया। गजराज ने तेजी से उस पर झपटा, लेकिन शक्ति प्रताप ने कमर पे लटकी रही तलवार से उसकी सूंड पर प्रहार किया और एक ही झटके में सूंड को काटकर अलग कर दिया। गजराज भयंकर राक्षस की तरह उसकी ओर दौड़ा और ओह, अब इससे बचना मुश्किल है। और गजराज ने दीवार पर चिपके शक्ति प्रताप को टक्कर मारकर कुचलना चाहा, लेकिन शक्ति प्रताप ने टकराने से पहले ही हट गया। उसके फिर भागने से कोशिश की, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा। और फिर गजराज ने अपना पांव रखता शक्ति प्रताप विद्युत गति से एक और हट गया और तेजी से शक्ति प्रताप ने जमीन में पड़ा भाला उठाकर आकाश में उछाला और आकाश से गिरता हुआ भाला सीधे गजराज के मस्तिष्क में घुसता चला गया और गजराज लड़खड़ाकर गिर पड़ा। गजराज के गिरते ही वातावरण में शक्तिपुत्र जय घोषित गूंज उठी। राजकुमार शक्तिपुत्र की जय हो।
और फिर चंद्रमुखी ने सभी दर्शकों के सामने शक्तिपुत्र को जयमाला पहराई और उस दिन शक्तिपुत्र चंद्रमुखी से विधिवत विवाह कर दिया। मैं अग्नि को समक्ष अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। और विजयवर्धन शक्तिपुत्र चंद्रमुखी को विदा किया। बेटी ससुराल में जाकर अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा करना। और कौशलपुर के राजा रत्नांबर ने अपनी पत्नी शकुंतली से उसका भव्य स्वागत किया। उधर मावत उधर ऋषि पुन्ना वसु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात हुआ और मेरे श्राप को पूरे होने में का समय आ गया है। और उसने महर्षि ने मंत्र बोलकर अग्निकुंड में कमंडल से जल के सीटे मारे। तभी अग्निकुंड से एक नाग प्रविष्ट हुआ। नागेंद्र, तुम शक्ति प्रताप के शरीर में प्रविष्ट होकर चंद्रमुखी से विमुख करोगे। और महर्षि का आदेश पाते ही नागेंद्र कौशलपुर की ओर चल दिया और कुछ ही देर में नागेंद्र कौशलपुर में पहुंच गया। उधर उस दिन चंद्रमुखी शक्ति प्रताप के साथ वन में घूमने के लिए आई थी। एक वृक्ष के नीचे दोनों एक दूसरे में खोए थे। तुम कितनी सुंदर हो चंद्रमुखी, तुम्हारे पाकर कितना प्रसन्न हूँ। तभी नाग उन दोनों के पास पहुंचा और चंद्रमुखी की दृष्टि उस पर पड़ी। स्वामी, नाग कहाँ है चंद्रमुखी? शक्तिपुत्र नागेंद्र की ओर लपका। स्वामी, उससे जाने दो, उसका पीछा छोड़ मत करो। नहीं, मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। और झाड़ियों के बीच पहुंचते ही नागेंद्र ने तेजी से उस पर झपटा और उसके पांव पर काट दिया। और शक्ति प्रताप, मेरे इस दस्त का प्रभाव तुम्हारा मस्तिष्क 6 माह तक निष्क्रिय रहेगा और तुम्हारे शरीर पर मेरा अधिकार रहेगा। और शक्ति प्रताप ने लड़खड़ा कर गिरने ही नाग उसके शरीर में प्रवेश कर गया। और चंद्रमुखी ने वहां पहुंचकर शक्तिपुत्र को उठ खड़ा हुआ। स्वामी, आप सुकुशल हैं? कौन हो तुम? इस जंगल में कहाँ से आई हो? और शक्तिपुत्र दूर खड़े रथ की ओर चलने लगा। स्वामी, मैं चंद्रमुखी, आपकी मुझे पहचाना क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं राजकुमार शक्ति प्रताप हूँ। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारी साथ चलूंगी। शक्तिपुत्र ने उसे धक्का देकर अलग किया। हट जाओ। ओह! और शक्तिपुत्र रथ पर सवार हुआ और चंद्रमुखी उठकर दौड़ी। मुझे अकेला छोड़कर मत नहीं जा सकते। और चंद्रमुखी ने दौड़कर रथ के घोड़े की लगाम पकड़ ली और आगे से हट जाओ, नहीं तो मैं रथ के पहिए से कुचल दूंगा। नहीं, मैं नहीं हटूंगी स्वामी। मुझे तुम्हें क्या हो गया बू? लेकिन शक्ति प्रताप ने रथ को घोड़े को दौड़ा दिए चला। ओह! चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए। आखिर किसी तरह चंद्रमुखी राजमहल पहुंची, लेकिन जब तक शक्ति प्रताप शयन कक्ष में प्रवेश कर चुका था। तुम यहाँ भी आ गई, चली जाओ यहाँ से, ना प्रतिहारी को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर निकलवा दूंगा। मैं आपकी पत्नी हूँ। तुम मेरी पत्नी हो। हाँ, मेरी आवाज़ बयान नहीं हुआ। शयन कक्ष में शोर सुनकर राजा रत्नांबर और उसकी पत्नी सुनीति वहाँ पहुँच गई। क्या बात है बेटी, क्या शोर कैसा है? पिताजी, राजकुमार मेरे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। पिताजी, इन्हें क्या हो गया? सुख मुझे कुछ नहीं हुआ। ये पागल लड़की ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ी है। पिताजी, आप इसे महल से निकलवा क्यों नहीं देते? राजा ने रानी ने शक्ति प्रताप की बात सुनकर अवाक रह गई। ओह, लगता है इस पर कोई देवी प्रकोप हुआ है। बेटी, तुम चिंता न करो, हम अभी राजवैद्य को बुलाकर शक्ति प्रताप की चिकित्सा करवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रमुखी बेहोश होकर गिर गई और रानी ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। ओह, चंद्रमुखी बेहोश हो गई, राजवैद्य को सिद्ध बुलाओ। और कुछ दिन बाद ऐसे ही बीते। एक साधु सन्यासियों हो जाऊं और चिकित्साओं को शक्तिपुत्र को कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन, पिताजी, मुझे महाकाल पर पूरा विश्वास है, आप इन्हें मेरे साथ महाकाल मंदिर भेज दीजिए, मैं उनकी पूजा करूंगी। बेटी, हम पूरी तरह निराश हो चुके हैं। अगर तुम्हें विश्वास है तो शक्ति और महाकाल के मंदिर में ले जाओ। और राजा रत्नांबर ने
चंद्रमुखी के साथ शक्ति प्रताप को महाकाल मंदिर भेज दिया। कुछ सैनिक उनके साथ भी गए और मंदिर में पूजा करने जैसे ही चंद्रमुखी शक्ति प्रताप की ओर बढ़ी, उसने मस्तिष्क में एक विचार आया, मेरे पास नृत्य की अद्भुत कला है, क्यों न अपनी नृत्य शक्ति से आकर्षण से शक्ति प्रताप को अपने वश में कर लूं। और उसने सोचकर चंद्रमुखी ने शक्ति प्रताप के सामने नृत्य करने लगी और नृत्य करते करते चंद्रमुखी ने शक्ति प्रताप के समीप जाकर उसे स्पर्श किया। तभी वो भयभीत चंद्रमुखी मंदिर से बाहर निकलकर भागने लगी और संयोग से पुष्पमित्र वहां से गुजर रहा था। उसने चंद्रमुखी के पीछे नाग को रंग से देखा और सैनिकों ने तलवार से पुष्पमित्र को नाग की ओर बढ़ा, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पुष्पमित्र के प्राणों से बचने के लिए वह नागेंद्र मंदिर की ओर भागा। तभी चंद्रमुखी ने कहा, उसे रोको पुष्पमित्र, वह मंदिर में नहीं जाने दी। और नागेंद्र तेजी से दौड़कर शक्तिपुत्र के पास पहुंचा। अगले ही क्षण उसने अचेत शक्ति प्रताप की आंखों में 2 बार अपनी जहरीली पुकार छोड़ी और देखते देखते नागेंद्र शक्ति प्रताप के शरीर में प्रवेश कर गया। ओह, नाग और राजकुमार का शरीर में चला गया। और अगले दिन शक्ति प्रताप ने उठकर खड़ा हुआ, लेकिन यह क्या? ओह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अंधा हो गया हूँ, मेरे श्राप से वह अंधा हो जाएगा। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आगे बढ़कर सैनिकों ने उसे सहारा दिया और मंदिर से बाहर रथ में ले गई। और शक्ति प्रताप के बाहर जाने के पुष्पमित्र ने चंद्रमुखी से पूछा, राजकुमारी जी, यह सब क्या हुआ? फिर सुबकते हुए चंद्रमुखी ने उसे महर्षि पुनर्वसु के श्राप की सारी कहानी सुनाई। ओह, तो यह बात है राजकुमारी जी, आप चिंता न करें, मैं महर्षि के पास जाकर श्राप को नष्ट करने का वरदान प्राप्त करूंगा। और चंद्रमुखी से विदा होकर पुष्पमित्र महर्षि की खोज में चल पड़ा। और घने जंगल में पहुंचकर पुष्पमित्र ने उनके सुंदरा के तो एक दिन प्रसन्न हो सुंदरा जंगल में पहुंचकर पुष्पमित्र ने महर्षि पुनर्वसु की बहुत सुभद्रा की और एक दिन प्रसन्न होकर उनसे कहा, वत्स, तुम्हें कई मास से मेरी सुधा कर रहे हो, तुम्हें प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। ओह, मैं महर्षि क्या मांगू? और फिर सोचकर पुष्पमित्र ने कहा, महर्षि, मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दीजिए जिसकी आंखें मैं देखूं उसे कोई भूल न सकूं और मेरी आंखें मेरी प्रियतमा को सदैव देखती रही। वह ऐसा ही होगा। और महर्षि के वरदान प्राप्त करते ही पुष्पमित्र ने कैलाशपुर की ओर चल दिया। मैं राजकुमारी को अपनी आंखों में देखूंगा और मेरी आंखें पाने के बाद वह मेरी चंद्रमुखी को भूल नहीं सकेगी और उसको दिया महर्षि का श्राप भी नष्ट हो जाएगा। और फिर महल में एक दिन चंद्रमुखी जब शक्ति प्रताप के कमरे के सामने से गुजरी तो, कोई है, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। और चंद्रमुखी अंदर जाकर एक सुराही से गिलास भरकर शक्ति प्रताप को दिया, यह लीजिए पानी। कौन हो तुम? मैं चंद्रमुखी हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? पानी, चली जाओ यहाँ से। टन टन टन। नहीं स्वामी, इतना क्रोध मत कीजिए। और जैसे ही आगे बढ़कर चंद्रमुखी ने शक्ति प्रताप का स्पर्श किया, किंतु वह लड़खड़ा कर गिरा
और उसके मुंह से नाग निकलकर चंद्रमुखी के पैर झपटा, नहीं बचाओ। और चंद्रमुखी कक्ष से बाहर भागी और चंद्रमुखी दरवाजे के बाहर निकली थी कि पुष्पमित्र वहां पहुंच गया। ओ राजकुमारी, तुम हट जाओ, आज इस नाग को अंत कर दूंगा। और पुष्पमित्र ने तलवार से नाग पर प्रहार किया, वो बच गया। लेकिन फिर नाग मित्र पुष्पमित्र ने नाग पर प्रहार कर पाता इससे पहले झपट कर पुष्पमित्र को काट लिया। नाग ने काट लिया। ओह, मेरे शरीर में जलन हो रही है, अब मैं शायद नहीं बचूंगा। और ओह, नाग पुष्पमित्र को भी काट लिया, मेरे सुहाग को अंधा कर दिया और मैं इसका सर्वनाश कर दूंगी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। और तभी शिव का त्रिशूल उठाकर चंद्रमुखी नाग पर झपटी। इससे पहले नागेंद्र भागकर शक्ति प्रताप के शरीर में प्रवेश कर पाता, चंद्रमुखी ने उसका फन कुचल दिया और नागेंद्र को शक्ति प्राप्त के शरीर में प्रवेश उधर नागेंद्र को शक्ति प्रताप का शरीर में प्रवेश किए 6 महीने पूरे हो चुके थे और नागेंद्र मर चुका था। इसलिए शक्ति प्रताप उठकर खड़ा हो गया। कौन है यह? शोर कैसा है? कौन बोल रहा है? तभी राजा रतरामपुर को रानी सुनीति वहाँ दूसरे लोग दौड़कर कक्ष में पहुंचे। पिताजी, मैंने उस दुष्ट नाग को मार दिया जिसने राजकुमार को मुझसे विमुख कर दिया था। लेकिन क्यों? इसलिए कि नाग पुष्पमित्र को काट लिया है। पिताजी, जल्दी कीजिए, राजमित्र को बुलाइए। तभी पुष्पमित्र घसीटता हुआ चंद्रमुखी के समीप पहुंचा। राजकुमारी जी, अब मेरा जीवन रहना संभव नहीं है। मैंने महर्षि से एक वरदान प्राप्त किया है। तुम मेरी आंखों से राजकुमार को लगवा दो। वह राजकुमार मुझे कभी नहीं भूल सकेगा। फिर राजकुमार तुम्हें कभी कभी नहीं भूल सकेगा। राजकुमारी, तुम महर्षि से क्षमा मांग लो। और इतना कहकर पुष्पमित्र ने प्राण त्याग दिए। ओह पुष्पमित्र, तुम कितने अच्छे थे, लेकिन हमेशा तुम्हें बुरा बुला कहती रही। और उसी दिन चंद्रमुखी ने पूर्व वसु का ध्यान करने का, महर्षि मुझे क्षमा कर दें, नृत्य कला में मुझे अब बानी बना दिया था और मेरी भूल क्षमा करें। महर्षि, मुझे अपना श्राप मुक्त करें। और फिर महर्षि पूर्ववशी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात किया, ओह, चंद्रमुखी ने मुझसे क्षमा मांग रही है और मुझे पुष्पमित्र को दिया वरदान भी पूरा करना है। मैं अश्विनी कुमारों को संदेश देता हूँ। और महर्षि पुन वसु ने संदेश पाते ही अश्विनी कुमारों ने सर्वलोक से प्रस्थान किया और रथ में बैठकर आकाश मार्ग से कौशलपुर पहुंचा। और राजन, हमें महर्षि का संदेश प्राप्त हुआ था। हम पुष्पमित्र की आंखों की शक्ति प्रदान का प्रतिरोपित करेंगे। और फिर कुछ ही देर बाद अश्विनी कुमार ने पुष्पमित्र की आंखें का शक्ति प्रताप को लगा दी। और जब अश्विनी कुमार ने शक्ति प्रताप की आंखें की पट्टी खोली, ओह चंद्रमुखी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम सब कुछ दिखाई दे रहा है। पिताजी, माताजी। और महर्षि के श्राप नष्ट हो चुका था। राजकुमार ठीक हो गए, मुझे पहचान रहे हैं। ओह, मेरा बेटा ठीक हो गया। और चंद्रमुखी ने शक्ति प्रताप के सुख से रहने लगे। लेकिन वह पुष्पमित्र को नहीं भूले थे। उन्होंने देव अल्य में पुष्पमित्र की मूर्ति स्थापित की। और पुष्पमित्र, तुम धन्य हो, तुम्हारे यह उपकार कभी नहीं भूल सकती। और जब वह मूर्ति देखती तो लगता कि जैसे मूर्ति कह रही हो, राजकुमारी, मैंने तुम्हें देखते रहने के लिए ही महर्षि से वरदान प्राप्त किया था और शक्ति प्रताप के रूप में तुम्हारी आंखें
अपनी आंखें से देखता रहूँगा। समाप्त दोस्तों।